नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस ऐसा होता है जिसको देखने में ऐसा लगता है जैसे इस केस को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर ये झूठा केस है तो ज़्यादातर पतियों को इस चीज़ का नुकसान मिलता है कि उस झूठे केस होने के बावजूद भी उन्हें कई बार मेंटेनेंस देना पड़ता है और ये केसेस लंबे चलते हैं, इनका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। आज मैं कुछ ऐसे रेलेवेंट पॉइंट्स टेक्निकल विषय पर बताऊंगा आपको जो कि डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया है अच्छे खासे जजमेंट्स उनके फेवर में हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। बहुत लोगों की गलत अवधारणा है कि 498 को क्वैश कराया जा सकता है, डीवी को यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस को क्वैश नहीं कराया जा सकता 482 सीआरपीसी में। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप 482 सीआरपीसी में डोमेस्टिक वायलेंस को भी क्वैश करा सकते हैं। पिछले साल ही ये चीज़ पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो क्लियरली क्वैश हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के तो जजमेंट्स इस पर, मुंबई हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स इस पर आ चुके हैं, पहले से आए हुए हैं। अब इसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी दखल देकर ये बता दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो क्वैश कराया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही विषयों पर नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग कोर्सेज भी चलाते हैं जो एजुकेट करते हैं आपको इन प्रोस्पेक्ट्स में कि आपको आपके केसेस को कैसे ड्राइव करना है, आपको अपने केसेस में किस तरह से रिजल्ट्स लाने, और सबसे बड़ी बात होती है कि ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। लॉ के बारे में तो आप कई जगह से नॉलेज ले सकते हैं, पर जब आप केस फेस कर रहे होते हैं तो जजेस से कैसे डील करना है, सामने वाला जो ओपोनेंट का वकील है, ओपोनेंट पार्टी जो है, और इसके अलावा क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जो आपके केस में एडवर्सिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं, उनको हटाना और उन्हें समझना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है हमारे कोर्सेज़ का। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन केसेस से जल्दी बाहर आए हैं, और इन कोर्सेज़ को लेने के बाद जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अब उन्हें लगता है कि वो अपने केसेस में कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छी बात ये है आप इस पूरे कोर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। अगर आप इसका हिस्सा होना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेन कोर्सेज़ की सारी डिटेल आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। आप अगर इस वक्त वीडियो देखते हो कोई लीगल रेमेडी चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें मैसेज कीजिए और वो लीगल रेमेडी भी आपको अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस केस, इसके अंदर डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक का मतलब हुआ घरेलू, हिंदी में समझे तो, यानी कि इसका रिलेशनशिप जो है वो पूरा एक घर से, एक ढांचे से बना हुआ है। एक ढांचा जिसके 4 दीवारें हैं और उसके एक छत है। उसके छत के ऊपर जो फ्लोर बना हुआ है वो इस डोमेस्टिक में नहीं आता। पहले हम स्ट्रक्चरल वे में इसको समझ लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फोकस करता है। जैसे कि एक फ्लोर है और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाले रिलेशन को मेंटेन नहीं करता। यानी कि आप किसी घर की बाउंड्री में अगर रह रहे हैं और वहाँ पर अंडर वन रूफ नहीं रह रहे, यानी कि आपका रूफ नीचे वाले फ्लोर के में आता है और आपसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो दूसरी रूफ के नीचे आता है, तो भी ये रिलेशनशिप नहीं बनता। इतना टेक्निकल है। एक चीज़ समझ में आ गई आपको? बिटवीन 4 वॉल्स अंडर वन रूफ, ये होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब किन के बीच में होता है? जो उन 4 दीवार, उस 4 दीवारी में, उस फ्लोर में, यानी उस छत के नीचे रह रहे हैं, वो लोग सब इस रिलेशनशिप में आते हैं। पर क्या ज़रूरी है कि आएंगे? नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्या क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप पे लगाया जा सकता है? सबसे ज़रूरी यह है साबित होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि इस लैब को पूरा आप जंप करके निकल जाते हैं। ऐसा आप चाहते नहीं हैं, पर ऐसा आपको मालूम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वायलेंस हुआ या नहीं ये पहले जस्टिफाइड होना चाहिए। एग्रीव्ड पर्सन किसे माना जाएगा? एग्रीव्ड पर्सन उसे माना जाएगा जो कि इस पूरी पीड़ा को साबित कर सकता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि प्रैक्टिस में यह है कि आपको इसका विरोध नहीं करने दिया जाता। आपको क्या सिखाया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो डायरेक्ट आप पे लग गया, अब आपको लड़ना है। नहीं साहब, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत परिपाटी है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसमें विरोध जताना है और इस बात के लिए पीछे पड़ जाना है कि मेरी पत्नी पहले ही साबित तो करे। अगर उसने साबित नहीं किया है तो इसीलिए जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा 482 सीआरपीसी का आप यूज़ अब कर सकते हैं। दिक्कत ये आ रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो था वो क्वासी क्रिमिनल नेचर का था, यानी आधा सिविल और आधा
आपका क्रिमिनल केस के अंदर, अगर साबित हो गया तो क्रिमिनल, वरना सिविल सूट में इसको लड़ा जाएगा। दिक्कत ये आ रही थी, इस वजह से इसकी क्वैशिंग को काफ़ी टाइम से क्वेश्चनेबल किया गया था, मगर अब ये डिसाइड हो गया है कि क्वैशिंग इसकी कराई जा सकती है। तो बेटर है, अगर वहाँ कोई सबूत आपकी बीवी नहीं दे पा रही है और कोई हालात नहीं बन रहे, तो क्यों लड़ रहे हैं डीवी का केस, क्वैश करा दीजिए। इसके अलावा अब इसके अंदर हमें क्या क्या फैक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस को खत्म करेंगे, काम आएंगे, चाहे आप ट्रायल फेस कर रहे हो या आपका मन बन गया है कि आप इसको 482 CRPC में क्वैश करा दें। तो वो सारे रेलेवेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से आप इस केस से बाहर आ सकते हैं, वो ये होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या है, ये रिवेंजियस फॉर्म में बनाया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप इसके अंदर ये साबित करने की कोशिश करें कि किन किन का डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपके साथ है और किसका नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है। किसका है, जो उस घर में रह रहे हैं, पर नाम किन का लिखवाया जा रहा है, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट होता है 498A का, और वहाँ पर भी ऐसे कई रिश्तेदारों को झूठी FIR लिखवा कर आप पे दबाव बनाने के लिए इस तरह का केस बनाया जाता है। और इसके अंदर दबाव आप पे बने इसलिए काफ़ी रिश्तेदारों का नाम लिखा जाता है, जिसमें से कोई भी आप पर जो आपको सबसे प्रिय हो, आप पे टूट पड़े कि यार ये क्या हो गया, तुम्हारे चक्कर में हम फंस रहे हैं, या तुम पे प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप पे प्रेशर बनाने वाली पोजीशन आती है, तो ये सारी सिचुएशन में आप टूट जाएं और FIR के स्टेज पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और जो भी लेना देना है वो कर लें। अब जब आप नहीं करते हैं तो ये मैटर कोर्ट में आ जाता है। इसी में यहाँ पर उसी सेम चीज़ को कॉपी करते हुए DV में लेके आ जाते हैं। अब DV में क्या होता है, उस बहन का भी नाम लिखवा रखा है जो कम से कम 4 सिटी दूर या 1 स्टेट बाहर रह रही है देश के अंदर। तो फिर यहाँ पर उसका नाम क्यों डाला गया? डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा में दे चुका हूँ, एक घर के अंदर ऐसे भाई का नाम लिखवा दिया जाता है, रहे उसी प्रेमाइसेस में रहा है, मगर वो अपनी रसोई अलग करके बैठा है और उसकी गृहस्थी अलग है। तो गृहस्थी आपके साथ साझा नहीं कर रहा है, गृहस्थी आपके साथ साझा नहीं कर रहा है मतलब गृहस्थी के खर्चे नहीं उठा रहा है, वो अपने पोर्शन के बिजली पानी के बिल दे रहा है, ये आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। अपनी रसोई अलग चला रहा है, ये आप कोर्ट में दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं, या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको घर पे कोर्ट से कह के इन्वाइट कर सकते हैं, ये आके मुआयना कर लीजिए, मेरी रसोई यहाँ पर बनी हुई है, मैं, मेरी बीवी और बच्चे ऊपर रहते हैं, या फिर मेरे भाई जिनकी वाइफ ने केस लगाया है वो ऊपर रह रही है, मैं नीचे रह रहा हूँ, तो अपना एक सेपरेट पोर्शन आप दिखा सकते हैं। एक और चीज़ है, एक बार एक सवाल आया था मेरे पास और इस केस को हम लोगों ने जितवाया भी था। जब वो सवाल से हमारे पास वो केस आया तो वो ये था कि पति पत्नी जो थे वो अपनी अलग रसोई लेकर उस घर के अंदर एक पीछे वाले पोर्शन में रह रहे थे, माता पिता और उनके बड़े भाई आगे वाले पोर्शन में रह रहे थे, दोनों में पूरी तरह से दीवार थी। तो क्या इसको माना जाएगा? हाँ, इसको नहीं माना जाएगा साहब, ये भी रिलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि साझा गृहस्थी बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं। यानी कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक छत से डिफाइन नहीं होता, साझा गृहस्थी से भी डिफाइन होता है। जो साझा चूल्हा वाली बात होती है कि मिलकर जो चूल्हे पे खर्चा किया जाता है। चूल्हा क्या होता है, हमारे यहाँ पर पुराने टाइम से मिलकर जो एक गृहस्थी चलाने के खर्चा होता है उसे साझा चूल्हा या साझा गृहस्थी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, गृहस्थी चलाने के लिए आप सब मिलकर बिजली का बिल भरने के अंदर सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप राशन लाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अखबार आ रहा है तो सबकी पॉकेट्स थोड़ा थोड़ा पैसा, यानी जैसे मंथ के शुरू में ही ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है, 2 भाई हैं, एक पिता है, सब अपना 5-5 हज़ार रुपया अपनी हिसाब से डाल देते हैं। अगर किसी की फैमिली बड़ी है तो उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो आप उसका पार्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि एग्रीव्ड पर्सन को यहाँ डिफाइन करने के अलावा एग्रीव्ड पर्सन के साथ जो भी पीड़ा हुई है वो उसका सबूत देगा, बिना सबूत के नहीं होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस डिसाइड कराना है वो 60 दिन के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए एग्रीव्ड पर्सन का। अगर 60 दिन के बाद डिले हो रहा है तो ये एग्रीव्ड पर्सन यानी वो आपकी पत्नी, और इसके अंदर आपके लिए जिम्मेदार है कोर्ट, आप नहीं हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे ही ये डिले होने लगता है तो आप बराबर इसका ऑब्जेक्शन डालना शुरू कर दीजिए और कहिए कि साहब मेरा जो मैटर है उसको किसी भी तरह से आप फाइनलाइज़ कीजिए, और अगर फाइनलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए। इसके अंदर 2 रेमेडीज़ आपको दी जाती हैं। एक है स्पीडी ट्रायल, आप हाई कोर्ट से अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1.5-2 साल से ज़्यादा के टाइम पर आप हाई कोर्ट से स्पीडी ट्रायल का एक ऑप्शन लेके आ सकते हैं। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आपके केस में जो है दम नहीं है तो फिर आप इसके अंदर एक बार री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी करा सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी री इन्वेस्टिगेशन होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर है वहाँ पे तो री इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये चीज़ अगर आप कराते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। री इन्वेस्टिगेशन में आप उसका हिस्सा रहते हैं तो आप उस इन्वेस्टिगेशन के पूरे विषय पर पकड़ रख के चलते हैं। तो जो सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर जो केस लगा दिया गया था, अब वो किस बात पर चैलेंज हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि अगर आपको पूरी तरह से असंतुष्टि है तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके जितने रिलेशन वाले हैं जिनका गलत नाम लिखवाया गया है उनको भी इस केस में से निकालने की कोशिश करें। तो क्वैशिंग 2 जगह से डालें, यानी कि जिनका नाम उस गृहस्थी के हिसाब से नहीं डाला गया, जैसे आपकी बहन दूर रहती है, आपके चाचा जी दूर रहते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा नहीं होंगे। तो पहले उनके नाम से क्वैश कराएं, फिर कोर्ट को ये दिखाते हुए अपने और अपने जो गृहस्थी में साझा रहते हैं लोग, आपके पास भी कुछ ना कुछ एविडेंसेस होंगे कि ऐसा नहीं हुआ, जैसे पत्नी अपनी मर्जी से गई मगर दिखा रही है धक्के देके निकाल दिया, उसका आपके पास सबूत है, या फिर आप एक जॉइंट अकाउंट खुला के दोनों बैठे थे, उसमें आपका पेमेंट चल रहा था और वो निकाल भी रही थी, तो जॉइंट अकाउंट होल्डर होना भी अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है। या फिर आप अपनी पत्नी को बुलाने मनाने समझाने गए, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कोर्ट को दिखा पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अपनी उस फैमिली का जो साझा गृहस्थी में रहती थी उसकी क्वैशिंग डालें, क्योंकि पहले ही वो झूठी साबित हो चुकी है एक क्वैशिंग द्वारा। अब क्वैशिंग लेकर आप वहाँ पहुँचे तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि वो क्वैशिंग ठहरेगी वहाँ पे, क्योंकि आप वो चीज़ तो लेके गए कि पहले इसका आधा हिस्सा क्वैश हो चुका है, झूठ था वो, और अब बाकी के 2-4 झूठ हम लेकर आए हैं और फिर हमारा भी नाम इसी वजह से गलत डाला गया है। यानी आदतन ये लड़की गलत बोलती है, इसकी आदत में है झूठे इल्ज़ाम लगाकर लोगों को फंसाना। ये रिवेंजियस फॉर्म ऑफ क्राइम का एक हिस्सा बनता है, ना कि एक केस है। देखिए, आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, बहुत सारे लोग इस पर बहस करते आ रहे हैं, पर फिर भी दुनिया भर के हाई कोर्ट्स में और दुनिया भर के कोर्ट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दिया है, इसकी लिमिटेशन को माना है कि 1 साल से ज़्यादा पत्नी अगर पति से दूर रह जाती है तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो अपने पति पर नहीं डाल सकती। मीनवाइल 1-2 बार पति ने कोशिश भी की है घर बनाने या बचाने की, और अगर नहीं भी किया तो ये पूछ लीजिए आपने कौन सी कोशिश कर ली घर पे आने की, आपने कौन सी कोशिश कर ली? अब तो आप राइट ऑफ रेजिडेंस भी मांग रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो राइट ऑफ रेजिडेंस मांग रही तो पहले क्यों नहीं मांगा? अभी हाल ही में एक केस था जिसके अंदर 2 साल से पत्नी अपने पति को छोड़ के बैठी थी, केस चल रहा था रेगुलर, पता नहीं उसको एकदम से लगा कि क्यों ना मैं अपने पति के घर के अंदर राइट ऑफ रेजिडेंस मांगने चली जाऊं, और वो ज़बरदस्ती जाकर घुसने लग गई। तब पति के घर वालों ने धक्का देके निकाल दिया उसको वहाँ से। धक्का क्या दिया था? मतलब मना कर दिया कि हम नहीं आने देंगे, आप कोर्ट में झूठा केस करके बैठी हैं, ऐसे हमने इस तरह से आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। फिर चली गई। बाद में उसने इसी चीज़ की रिकॉर्डिंग बना के कोर्ट को दिखा दिया कि देखिए साहब ये लोग मना कर रहे थे मुझे मेरे घर में घुसने से। तो पहली बात तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि हमने कौन से कोर्ट से ऑर्डर दे दिए थे आपको जो आप डायरेक्ट चले गए, वो बात तो बाद में आई। कोर्ट ने कहा 2 साल से आपका मन क्यों नहीं किया जाने का? 2 साल से आप तो केस लड़ रही है अपने पति के खिलाफ, 2 साल पहले आपने ये चीज़ डिसाइड क्यों नहीं की कि मैं मेरे पति के घर चले जाऊँ? आप हमें ही बोल देते। कोर्ट ने ऐसे नहीं कहा कि हमने आपको ऑर्डर दिया, कोर्ट ने पहले उसे चैलेंज किया कि 2 साल से आप सो रही थी क्या? तो राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए लोग जो कॉन्शियस रहते हैं, मैं उसका भी एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जनरली ये बाद में एक रिवेंज के थॉट से आता है। कई बार कोर्ट्स इस बात को मानती हैं, मगर अगर आप कोर्ट को ये चीज़ याद दिला दें कि साहब 2-3 साल से तो ये मान नहीं रही थी, लगातार केस लड़ रही है, अब एकदम से इसका मन होया कि चलो हम केस में अब राइट ऑफ रेजिडेंस ले लेते हैं। खैर जो भी है, इस सारी सूरत में आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। आपको पूरी तरह से अगर इन 4-5 चीज़ों पे फोकस करते हैं, बड़ा आसान होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाते हैं। 482 में आप क्वैश करा दीजिए। आपकी बीवी को साबित करना पड़ेगा कि वो गलत थी या नहीं थी, दोनों बातें उसको साबित करनी। अगर वो सही थी तो वो कोर्ट को सबूत देगी, अगर वो सही नहीं थी तो फिर वो कोर्ट के सामने झूठी साबित होगी। आपके पास सबूत नहीं हो तो भी आप 482 में मोटा मोटे अपनी वाइफ के कॉन्ट्राडिक्शंस को भी ले जाकर केस को क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि ये सिविल नेचर में ही लड़ा जा रहा होता है। अगर कोई सबूत आपके खिलाफ नहीं होते, इसलिए आसानी से इस केस को क्वैश कराया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने डीवी के केस को कैसे देखते हैं। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपके हर किसी के केस में इस वीडियो में दिए हुआ सॉल्यूशन काम आएगा। ढंग से दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो कंफर्टेबल हो जाएंगे, पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों को भी पता लगना चाहिए जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप ही की तरह पीड़ित हैं। तो मैं आज इजाज़त लेता हूँ।